नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आया हूँ और इन महत्वपूर्ण खबरों के माध्यम से मैं आप सभी को कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसे कि हाल ही में जारी कुछ नई भर्तियाँ जो कि बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, एवं रीट भर्ती को लेकर अभी भी कई सारे अभ्यर्थी गणों के माइंड में डाउट हैं, तो उस डाउट को क्लियर करने वाला हूं। इसके अतिरिक्त राजस्थान के सभी बेरोजगार अभ्यर्थी एवं परीक्षार्थियों के लिए यहां पर राजस्थान सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, उसके बारे में मैं यहाँ आपको जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलते रहें। साथियों, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं वो CISF आर्म फोर्स से हैं कि CISF विभाग से यहाँ पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तरफ से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, CISF द्वारा 690 पदों पर भर्ती का आयोजन किया जाना है। और इसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ होगी आपके लिए ग्रेजुएट, किसी भी विश्वविद्यालय से अभ्यर्थी के ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। और इन पदों के लिए जैसे कि हेड कांस्टेबल, GD, ट्रेड्समैन के तौर पर 5 वर्ष तक कार्य कर चुके हैं। अर्थात किसी भी विभाग में कोई भी अभ्यर्थी जिसको 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव है, हेड कांस्टेबल, GD कांस्टेबल या ट्रेड्समैन के तौर पर, उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकाली गई हैं और सभी अभ्यर्थियों के ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर भर्ती। यहाँ पर मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव के 368 पदों पर 368 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। और इस संबंध में मैंने आपको जानकारी पहले भी प्रोवाइड की थी, लेकिन यहाँ आपसे महत्वपूर्ण ये बात बोलने वाला हूँ कि इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वो नज़दीक आ चुकी हैं। 14 जनवरी से पहले पहले आप सभी को इस भर्ती के लिए आवेदन कर देना है। और इस भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सभी अभ्यर्थी जो कि किसी संस्थान से फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इन सभी में से किसी एक डिपार्टमेंट से अपनी शिक्षा प्राप्त की हैं, वो अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर जो वेबसाइट दे रखी हैं www.aai.aero, इस वेबसाइट के माध्यम से आप इस भर्ती के बारे में जो भी जानकारियाँ दे रखी वेबसाइट पर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण अपडेट जो कि साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नाविक व यांत्रिक के पदों पर आवेदन हुए आरंभ। नाविक व यांत्रिक के पदों पर आवेदन आरंभ हो चुके हैं। जिस प्रकार से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, भारतीय कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड ICG में 358 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। और इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। जिन अभ्यर्थियों की आयु 18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए ही ये भर्ती हैं। तो जिन अभ्यर्थियों की डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1999 के बाद हैं और 30 सितंबर 2003 के पहले हैं,
तो जिन अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच हैं, केवल वही अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्र हैं। तो यहाँ पर छोटी उम्र में जॉब लगने का एक अच्छा अवसर है, क्योंकि इस क्राइटेरिया में, इस एज के क्राइटेरिया में काफ़ी कम अभ्यर्थी होते हैं। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि COBSE से मान्य 10वीं या 10वीं, इसके अलावा किसी भी विषय में जो कि यहाँ मांगा गया है उस विषय में डिप्लोमा, उसके लिए आप यहाँ join Indian Coast Guard .cdac.in पर देख लेना किस किस कैटेगरी का डिप्लोमा मांगा गया है। और या फिर मैथ और फिजिक्स, अर्थात 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम्स हैं, मैथ्स और फिजिक्स में 12वीं होनी चाहिए। इन सभी योग्यताओं को देखते हुए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आगामी 19 जनवरी से पहले आप यहाँ देख लीजिए, आगामी 19 जनवरी से पहले आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में जॉब अलर्ट्स, यहाँ पर कई सारी भर्तियों के बारे में जो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की थी पिछले वीडियोज़ में, उसके बारे में यहाँ मैं आपको शॉर्ट में जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। टीचर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 328 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी, जो कि अंतिम तिथि है जनवरी 11। इसके बाद में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर 32 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसकी अंतिम तिथि है कल। इसके बाद में IB में 2000 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था, और इसके लिए आप MHA.gov.in पर जाकर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2000 पदों पर भर्ती का आयोजन हुआ था और अंतिम तिथि है शनिवार 9 जनवरी। और इस भर्ती के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि 45,000 से लगाकर 1,41,000 तक इस भर्ती के लिए सैलरी का क्राइटेरिया होता है। तो काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलती हैं और काफ़ी अच्छा काम होता है। इसके बाद में इंडियन आर्मी में अभी हाल ही में भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जनरल ड्यूटी के लिए, माफ़ कीजिए दोस्तों, यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए पदों की संख्या नहीं है, लेकिन joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप इंडियन आर्मी हेतु अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि आज है। इसके बाद में इंजीनियर, हरियाणा पावर यूटिलिटी में 201 पदों पर इंजीनियरों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इसकी अंतिम तिथि है कल। और राष्ट्रीय जेल संस्थान में असिस्टेंट व जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 11 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और उसकी अंतिम तिथि है 2 फरवरी। इसके बाद में है यूपीपीसीएल में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के 11 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था और उसके लिए अंतिम डेट है 27 जनवरी। और उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में संपादक और समीक्षा अधिकारी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी हुआ था 87 पदों के लिए, और उसके लिए अंतिम तिथि है आज। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मैंने आपको बताया है ऊपर, उसके बाद में असिस्टेंट अकाउंटेंट, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में असिस्टेंट अकाउंटेंट के 13 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है और इसकी जो अंतिम डेट है वो है जनवरी 22। तो यहाँ पर साथ ही इन सभी भर्तियों के लिए अलग अलग वेबसाइट प्रोवाइड कर रखी हैं। उन वेबसाइट पर आप जाके उन भर्तियों के संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है राजस्थान के सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए, सभी परीक्षार्थियों के लिए जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से, परिवहन विभाग की ओर से परिवहन निगम प्रस्ताव बनाने में जुटा। यहाँ पर रोडवेज में प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थियों को मिल सकती है निःशुल्क यात्रा की सुविधा। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक अच्छा प्रस्ताव रखा है जिसके माध्यम से राजस्थान में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को फ्री में यात्रा करने का मौका मिलेगा।
और यहाँ पर जिस प्रकार से अगर सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर मिलते हैं तो कई सारे अभ्यर्थियों को कई सारी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है। और ख़ासकर उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बड़ा मसला होता है कि जिनके इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती हैं, वो अभ्यर्थी इस समस्या के चलते तो अपना एग्ज़ाम देने से भी चूक जाते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट ने सभी के हितों का ध्यान रखते हुए इस बात का फैसला लिया है कि अब रोडवेज में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों को मिल सकेगी फ्री में यात्रा की सुविधा। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है, परीक्षा तिथि, शिफ्ट व केंद्र की जानकारी के लिए लिंक। एनटीपीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है कि फेज टू जो कि 16 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित किया जाना है। इस फेज 2 के लिए 27 लाख अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड किया है। इस फेज 2 में 16 जनवरी से 30 जनवरी तक 27 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। इन 27 लाख अभ्यर्थियों के लिए वेबसाइट पर लिंक प्रोवाइड किया गया है और उस लिंक के माध्यम से एग्ज़ाम की डेट, शिफ्ट व सेंटर आपको कहाँ दिया जाएगा, ये समस्त जानकारियाँ उस लिंक पर प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो एनटीपीसी वाले अभ्यर्थी जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनके लिए यहाँ पर अब कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम होना बाकी है उन अभ्यर्थियों में चिंता का विषय ये बना हुआ है कि हमारा एग्ज़ाम नहीं आया। तो यहाँ पर कई अभ्यर्थियों के मन में खुशी है कि हमारा एग्ज़ाम इस फेज में नहीं अगले फेज में होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आप ये समझ लीजिए कि फेज 1 में 23 लाख अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, फेज 2 में 27 लाख अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार से लगभग 4 से 5 फेज, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 4 से 5 फेज में एग्ज़ाम आयोजित किए जाएंगे। तो किसी भी चरण में आपका एग्ज़ाम आने की संभावना है। इस बात को लेकर आप चिंतित ना हो कि इस फेज में हमारा एग्ज़ाम नहीं तो कब होगा। हर अभ्यर्थी का एग्ज़ाम होगा। 5 चरणों में लगभग एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा और हर चरण में लगभग 20 से 25 लाख अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। तो सेकंड फेज के लिए जिन सभी अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर लीजिए कि आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में है और कब है। जिन अभ्यर्थियों के लिए एक स्टेटमेंट में शो होता है कि आपका एग्ज़ाम इस चरण में नहीं है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए अगले चरण का आपको इंतज़ार करना होगा और अगले चरण की एग्ज़ाम तिथि भी जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी। जल्द ही उस संबंधी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी और वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद में अगली अपडेट है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी की ओर से एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें आरपीएससी के अध्यक्ष व सीएस चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान के मध्य चर्चा हुई थी। उस चर्चा के माध्यम से यहाँ पर कहा गया है कि भर्तियाँ आएंगी ट्रैक पर और आयोग अध्यक्ष एवं सीएस के मध्य चर्चा होगी। इन विभागों में होनी है भर्ती। राजस्थान में शिक्षा विभाग में 41,000, सहकारिता में 10,000, गृह विभाग में 5,000, चिकित्सा विभाग में 4300 प्लस, स्थानीय निकाय में 1,000 प्लस, चिकित्सा शिक्षा में 500 प्लस एवं सामान्य प्रशासन में 200 पदों पर भर्ती का आयोजन किया जाना है। इस संबंध में आरपीएससी के अध्यक्ष एवं चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान के मध्य चर्चा होगी। उसके बाद ही ये फैसला होगा कि कब से भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाना है और कब से भर्तियों का आयोजन किया जाना है। इसके बाद में रीट वाले अभ्यर्थी एक बात को लेकर जिनको डाउट था, वो डाउट तो मैंने कल क्लियर करने का प्रयास किया था। उस संबंध में आपको शॉर्ट टर्म में छोटी सी जानकारी प्रोवाइड कर देता हूँ कि सभी बीएडधारी अभ्यर्थी, चाहे वो एमए बेस पर हो, सभी बीएडधारी अभ्यर्थी जो एमए बेस पर बीएड की हैं, चाहे बीए बेस पर, किसी भी बेस पर आपने बीएड की हो, हर बीएडधारी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए योग्य हैं और उसे इस भर्ती में शामिल किया जाएगा। क्योंकि बीएड के लिए भी हर कैटेगरी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जिस प्रकार से एसटी के लिए अलग, ओबीसी के अलग और जनरल के लिए अलग। तो उस
क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अंतर्गत ही आपको बीएड करने का मौका मिलता है और उसी के बेस पर आपको बीएड करनी होती है। तो हर बीएडधारी को यहाँ पर रीट भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। और कुछ अभ्यर्थी इस बात को लेकर डाउट में हैं कि जो अभ्यर्थी बीएसटीसी या फिर बीएड के सेकंड ईयर में अध्ययनरत है, जिनका प्रथम ईयर कंप्लीट हो चुका है और सेकंड ईयर में अध्ययनरत हैं, क्या उन अभ्यर्थियों के लिए रीट में शामिल होने की योग्यता होगी या नहीं। तो वो सभी अभ्यर्थी भी एक बात अवश्य रूप से ध्यान दें कि बीएड या बीएसटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल अभ्यर्थी भी रीट भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि रीट भर्ती के लिए ऐसी कोई यहाँ पर प्रोविज़न नहीं है कि आप सेकंड ईयर में अध्ययनरत हैं तो आप क्यों कर रहे हैं आवेदन। यहाँ पर कंप्लीशन की कोई बाध्यता नहीं है, सिर्फ एक बाउंडेशन यहाँ पर है, वो ये है कि रीट भर्ती का परिणाम आने से पूर्व आपका बीएड भर्ती का जो परिणाम है या बीएड का जो एग्ज़ाम है उसका परिणाम और बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है उसका अंतिम परिणाम आ जाना चाहिए। और ये योग्यता आपको रीट भर्ती के परिणाम आने से पूर्व मिल जानी चाहिए, तो आपको इस भर्ती के योग्य माना जाएगा। इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी और इस बात की चिंता अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें कि हम सेकंड ईयर में अध्ययनरत हैं तो क्या हमें इस भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा या नहीं। इस प्रकार आज की महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको प्रोवाइड की हैं और रीट वाले अभ्यर्थियों के लिए मैंने एक डाउट भी क्लियर किया है। और इसी प्रकार के डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।